हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग? कैसा चल रहा है आप लोग का लॉकडाउन का टाइम? थोड़े बोर हो रहे हैं या नहीं? वैसे मेरे सुनने में आ रहा है कि आपके स्कूल वाले आपको बोर होने दे नहीं रहे, बहुत सारा होमवर्क असेसमेंट्स बहुत देके आपको बिजी करके बैठे हुए हैं। तो कोई नहीं, टाइम है, निकल जाएगा। लेकिन एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लॉकडाउन आपको चलने से रोक रहा है, आपके दिमाग को चलने से रोक नहीं रहा है। तो चलिए इसी सीख के साथ आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। अब सरफेस केमिस्ट्री शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अगर आपके साथ ये डिस्कस करूं कि किस तरीके के टॉपिक साइंस सब्जेक्ट्स में मिलते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो। बायोलॉजी बहुत थ्योरेटिकल एंड चला गया, फिजिक्स टोटली अदर एंड चला गया, केमिस्ट्री इज अ मिक्सचर। इसमें कुछ टॉपिक्स आएंगे जो टोटली थ्योरेटिकल होंगे और कुछ टॉपिक्स आएंगे जो टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे और कुछ ऐसे भी आएंगे जो मिक्स होंगे। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसको मैं कहूंगी अब बिट बोरिंग है, थोड़ा सा ये बोरिंग साइड जा सकता है क्योंकि टोटली थ्योरेटिकल चैप्टर है। लेकिन थ्योरेटिकल चैप्टर होने का एक बहुत बड़ा फायदा भी है, ये चैप्टर इतना इजी है कि एक बार आपने इसको पढ़ लिया तो आपके हाथ से इसका सवाल निकलने वाला नहीं, आप आराम से कर लेंगे, ये सवाल आपके हाथ से नहीं जाएगा। तो ये आपके 4 नंबर्स को सिक्योर करता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में। अब नंबर लाने के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ तो नंबर लाने के लिए रहे हैं, लेकिन सिर्फ नंबर लाने के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम साइंस स्टूडेंट, हमें ये याद रखना है कि किस तरह से हमको साइंस को कनेक्ट करना है डेली रूटीन के साथ, क्योंकि एक साइंस स्टूडेंट, सही साइंस स्टूडेंट वही होता है जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज को, एप्लीकेशन पोर्शन को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और अच्छे से स्टडी करता है। तो जो सरफेस केमिस्ट्री है उसका चलो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका पैदा कर देते हैं इस चैप्टर में। ये कैसे किस तरह से हम इसमें आगे बढ़ेंगे, मैं आपको कुछ एग्जांपल कोट करती हूँ। जैसे हम आपने सुना होगा कोल माइंस में हम जाते हैं, हम नहीं जाते हैं, मतलब लेबर वगैरह जो जाती है कोल माइंस में। तो कोल माइंस में जो लेबर जाती है तो सोचो कि कितनी पॉइजनस गैसेस का उनको सामना करना पड़ता होगा। H2S टॉक्सिक होती है, हाईली टॉक्सिक होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड वेरी टॉक्सिक गैस। तो कितना पॉइजनस गैसेस का उनको सामना करना पड़ता होगा। और इसका सामना वो ऐसे ही थोड़ी कूद जाएंगे मैदान के अंदर कि हाँ चलिए माइनिंग करते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो प्रॉपर वेरी गुड वे में जाते हैं। तो जो मास्क वो पहनते हैं, वो मास्क के अंदर जो फिल्टर्स होते हैं उसमें कुछ इस तरह की चीजें यूज होती हैं जो हमारे सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अब हम दवाई खा रहे हैं, ठीक है, हम दवाई खा रहे हैं। एक नॉन साइंस बंदा, एक नॉर्मल बंदा, लेमैन जिसको हम बोलते हैं, वो भी कहेगा हाँ मेडिसिन खाई, उसका असर हो रहा है इसलिए खा रहे, बुखार चढ़ा मेडिसिन खाई, फीवर नीचे आ गया, सिर दुखा मेडिसिन खाई, सिर दुखना कम हो गया। बट क्यों कम हो गया ये जानना जिम्मेदारी है एक अच्छे साइंस स्टूडेंट की, कि हमने दवाई खाई, आप कनेक्शन बिठाइए, खाई से लेकर के उसके इफेक्ट तक का कनेक्शन बिठाना जिम्मेदारी एक अच्छे साइंस स्टूडेंट की। तो वो दवाई जो हम खाते हैं वो किस तरह से वर्क करती है वो भी बात हम करेंगे इस चैप्टर के बीच में। उसके अलावा मैं एक चीज आपके लिए लाई हूँ, ये शुगर देख सकते हैं आप सब लोग वीडियो में, ये ब्राउन शुगर है, ये मार्केट में ब्राउन शुगर के नाम पे बिकती है। हम सबको इसका पता होता है, कुछ बच्चों को क्लिक भी हो रहा होगा कि ये अनरिफाइंड फॉर्म ऑफ शुगर है, रॉ शुगर है। और ज्यादातर बच्चों को पता होगा कि बहुत ज्यादा जो डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा हेल्दी ईटिंग पे बिलीव करते हैं, वो ये वाला शुगर खाते हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला शुगर, ये है व्हाइट शुगर, टोटली प्रोसेस्ड एंड रिफाइंड फॉर्म ऑफ शुगर। अब यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे सरफेस केमिस्ट्री, ये टॉपिक भी मैं लूंगी कि किस तरह से रॉ शुगर से हम बिल्कुल रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ शुगर तक पहुंचते हैं। एक और एग्जांपल है जो सबको पता होगा और है ना ऐसे नजरअंदाज होने वाली चीज होगी। जैसे आप लोग कुछ नए एल्यूमिनियम वेसल्स या कुछ नया कंटेनर्स वगैरह खरीद के लाते हैं, तो ऑल ऑफ यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट उसमें एक पाउच सा निकलता है। तो आई डोंट हैव राइट नाउ, आई डोंट हैव टू शो यू, बट एक पाउच निकलता है, सबको पता लग गया हो किस पाउच की बात कर रही हूँ। सिलिका जेल लिखा होता है उसके ऊपर। अब ये सिलिका जेल का क्या काम है, क्यों रखा है उसके अंदर, हमारा क्या, हम निकालते हैं फेंक देते हैं, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। नए कंटेनर में से निकाला और डस्टबिन में डाला, लेकिन वो उस कंटेनर में रखा क्यों गया था? सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री विल डील विद सच डे टू डे एक्टिविटीज। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस थोड़े से बोरिंग चैप्टर को आपके लिए इंटरेस्टिंग बना सकूं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। अब इसके अंदर हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसका क्लासिफिकेशन हम करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री बेसिकली 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है एड्सॉर्प्शन। दिस इज द फर्स्ट पार्ट विच वी हैव टू डील इन डिटेल। सेकेंड हमारा पार्ट रहेगा कैटालिसिस एंड थर्ड रहेगा हमारा कोलॉइड्स। कोलॉइड्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि
चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो है कोलॉइड्स। एक बार फिर मैं आपको ये बात बता दूं, बहुत इजी चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। ये उन चैप्टर्स में से आता है जिनको बस एक बार सुन लिया ना आपने, आपको समझ में आ गया, दैट्स इट, फिर आप अटेम्प्ट कर लेंगे उसका क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो ऐसे चैप्टर्स को स्कोरिंग की कैटेगरी में डाला जाता है, अ बिट बोरिंग बट स्कोरिंग। तो अब एब्जॉर्प्शन से हमको अब स्टार्ट करना है हमारा आज का टॉपिक। स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री के पहले टॉपिक पे अब बढ़ते हैं, विच इज एब्जॉर्प्शन। लेकिन ये नहीं भूलेंगे हम कि सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद ऑल द प्रोसेसेस जो कि सरफेस से लिंक्ड होती हैं। द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस ऑन इट्स सरफेस। तो ये सरफेस केमिस्ट्री होगी। तो पहला टॉपिक है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन। तो चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं सरफेस केमिस्ट्री के साथ। लेकिन ये नहीं भूलेंगे कि जितनी भी सरफेस केमिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं, सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस ऑन इट। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका आएगा एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन में ये ध्यान रखिए, ये एब्जॉर्प्शन नहीं है, मैं डी यूज कर रही हूँ, डी फॉर दिल्ली वाला डी यूज हो रहा है। और एक और चीज होती है एब्जॉर्प्शन, तो इसको एब्जॉर्प्शन से कंफ्यूज नहीं करें। मैं आपको एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन के बीच में क्या फर्क होता है तो आई मेक इट क्लियर फॉर यू। एब्जॉर्प्शन होता है बल्क फिनोमेना। जैसे कोई स्पॉन्ज को पानी में डाल के देखिए, वो स्पॉन्ज जो है वो पानी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा, वो होता है एब्जॉर्प्शन। जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन होता है सरफेस फिनोमेना, सरफेस फिनोमेना। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बल्क फिनोमेना। एक और फिनोमेना होता है जिसको हम सॉर्प्शन बोलते हैं। सॉर्प्शन। सॉर्प्शन का मतलब होता है एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन। तो देखिए एडजॉर्प्शन क्या है, ये मैं टॉप लेयर बना रही हूं। ये टॉप लेयर है, अगर किसी सब्सटेंस की टॉप लेयर किसी और सब्सटेंस को अपने सरफेस पे रिटेन कर ले, इसको मैं डिफरेंट कलर से बना देती हूँ ताकि आपको चीज अच्छे से समझ में आए। अभी लॉकडाउन के टाइम मेरे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, बट जो है उनसे मैं क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, ये जो मैंने लेयर ब्लू से बनाई है, ये वाली लेयर उस सब्सटेंस की है जो सरफेस पे रिटेन हो रहा है, और कर कौन रहा है, ये ब्लैक वाला। तो सरफेस पे जब कोई भी सब्सटेंस रिटेन किया जाता है तो ये जो प्रोसेस है सरफेस फिनोमेना, इसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। जबकि स्पॉन्ज को पानी में डुबो दीजिए, पूरा पूरा पानी अंदर अंदर तक घुस जाएगा, इसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। अब सॉर्प्शन क्या चीज है, सॉर्प्शन कभी जो चौक आती है, अभी तो आजकल स्कूल्स में ना ये यूज नहीं होती है, व्हाइट बोर्ड्स पे स्कूल टीचिंग हो गई है, लेकिन कुछ एक स्कूल्स के अंदर वो ग्रीन कलर का बोर्ड होता है और उसके ऊपर व्हाइट चौक से लिखते हैं, वो होगा तो वो बच्चे समझ जाएंगे। तो भाई दूसरे बच्चों ने सभी ने चौक जरूर देखी होगी, जो व्हाइट कलर की चौक आती है वो सभी बच्चों ने जरूर देखी होगी। तो एक एक्सपेरिमेंट हमको करना है, और वो एक्सपेरिमेंट ये है कि आप चौक को इंक में डिप कीजिए। कोई भी नॉर्मल जो रूटीन इंक होती है, जैसे ब्लू इंक हो गई या ब्लैक इंक हो गई, तो आप इंक को किसी कंटेनर में लीजिए और इंक के अंदर उस चौक को डिप कीजिए। व्हाट विल यू फाइंड आउट, आप देखेंगे कि चौक पूरी वेट हो चुकी है। आप उसको चौक को ब्रेक कीजिए, इंक में से निकालिए और चौक को ब्रेक कीजिए। तो व्हाट विल यू फाइंड आउट कि ना चौक पूरी वेट हो गई है, लेकिन जो कलर आया है वो सिर्फ सरफेस पे रिटेन्ड है। व्हेन यू विल ब्रेक द चौक ना, तो आप देखेंगे कि इस तरह से कुछ दिखाई देगा। जब आप चौक ब्रेक करेंगे तो ये जो बाउंड्री है ना वो आपको कलर्ड दिखाई देगी। ऐसे में आपने ब्लू में डाला है तो ये बाउंड्री ब्लू कलर की दिखाई देगी आपको, लेकिन अंदर से वो चौक गीला होगा, वेट होगा, बट ब्लू नहीं होगा, क्योंकि जो ब्लू इंक है वो सरफेस पे हो गई है एडजॉर्ब, और जो पानी है वो हो गया है एब्जॉर्ब। इसका मतलब यहाँ जो प्रोसेस हुई है इसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ हो गया है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन। जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों होने लगे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉर्प्शन।
आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एडसॉर्प्शन है क्या। एडसॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है जहां पे एक जो चौक होती है या कोई भी सरफेस होता है वो किसी दूसरे सब्सटेंस को अपने सरफेस पे ही रिटेन करता है, अंदर आने की इजाजत नहीं देता, सिर्फ सरफेस पे रिटेन करता है। सरफेस पे वो चिपक जाएंगे दूसरे मॉलिक्यूल्स, अंदर नहीं घुसेंगे, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, हमने उसको सरफेस फिनोमिना बोला है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको बता देती हूँ एडसॉर्प्शन के। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने सिलिका जेल की बात की थी वो एडसॉर्प्शन के थ्रू ना वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर एडसॉर्ब कर लेता है एडसॉर्प्शन के थ्रू। इसी वजह से जो एनवायरमेंट है वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। जैसे आपके किसी कंटेनर में सिलिका जेल आया है तो उसमें मॉइस्चर ना रहे, और अगर रहे तो सिलिका जेल उसको एडसॉर्ब कर ले, इसलिए वो पाउच उसमें डाला जाता है। उसके अलावा एक और एप्लीकेशन है जो अभी अभी मैंने मास्क वाली बताई थी कि जो ये जो लेबर होती है जो कोल माइंस वगैरह में जाती है और यहाँ जाके पॉइजनस गैसेस का इनको सामना करना पड़ता है, तो इनके फिल्टर्स के अंदर भी ऐसे एड्सॉर्बेंट्स लगे हुए होते हैं जो पॉइजनस गैसेस को अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेते हैं और प्योर ऑक्सीजन जो होती है, प्योर तो नहीं मतलब ऑक्सीजन उनको ब्रीदिंग के लिए मिल जाती है। प्योर ऑक्सीजन इज वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ, तो वो जो एयर होती है वो मिल जाती है, लेकिन जो पॉइजनस गैसेस है वो सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाती है। तो उसके अलावा अभी अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ये थी रॉ शुगर यानी ब्राउन शुगर, और ये रही व्हाइट शुगर। तो जो ब्राउन शुगर होती है उसको भी चारकोल के बेड पे ब्राउन शुगर के सॉल्यूशन को दौड़ाया जाता है, जैसे उसकी स्ट्रीम दौड़ाई जाती है। तो ऐसा करते हैं तो उससे जो कलरिंग पिगमेंट्स होते हैं वो एड्सॉर्ब हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स भी किए जाते हैं रॉ शुगर का टू कन्वर्ट इट इनटू दैट व्हाइट शुगर, जो कि ऑफ कोर्स जिसकी वजह से हम व्हाइट शुगर को अनहेल्दी लेते हैं और रॉ शुगर जो होती है उसको हम हेल्दी कंसीडर कर लेते हैं। तो एड्सॉर्प्शन यहाँ पे कहाँ आया, जो चारकोल बेड के ऊपर आपने चीनी का पानी दौड़ाया है ना, इसको हमने क्या बोला है, इसको हमने एड्सॉर्प्शन बोला है, क्योंकि एड्सॉर्प्शन क्या है, एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है। उसके अलावा अब एक चीज और बतानी जरूरी है कि इसका जो कुछ टर्म्स है जो हम इसमें यूज करते हैं वो टर्म्स क्या हैं। देखिए, जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब कर रहा है वो कहलाता है एड्सॉर्बेंट, और जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब हो रहा है वो कहलाता है एड्सॉर्बेट। तो ये हम टर्म्स यूज करेंगे थ्रू आउट दिस टॉपिक, एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेंट क्या होता है, सरफेस ऑन विच एड्सॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस, एंड एड्सॉर्बेट क्या होता है, सब्सटेंस विच इज गेटिंग एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो ये जो था कुछ इंट्रोडक्टरी टर्म्स की एड्सॉर्प्शन क्या है, सरफेस फिनोमिना है। एड्सॉर्प्शन कौन करता है, एड्सॉर्बेंट करता है। एड्सॉर्ब कौन होता है, एड्सॉर्बेट होता है। जो सब्सटेंस सरफेस पे रिटेन हो रहा है वो एड्सॉर्बेट है, और जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब कर रहा है वो एड्सॉर्बेंट है। इसके बीच में गलती हो जाती है, बी केयरफुल। इसमें कई बार हम इसको उल्टा लिख देते हैं तो बहुत वो गड़बड़ हो जाती है, तो इसका प्लीज बी केयरफुल, प्लीज नोट इट केयरफुली कि एड्सॉर्बेंट क्या चीज है और एड्सॉर्बेट क्या चीज है। क्लियर डिफरेंस जो है इसके बीच में अच्छे से ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो कंटेंट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा रिलेटेड टू एड्सॉर्प्शन वो है मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, व्हाई इट हैपेंस। टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो ये होता क्यों है एड्सॉर्प्शन, कौन से फोर्सेस है जो एड्सॉर्प्शन के होने के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में बताऊंगी। अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से फिजिक्स का एक बड़ा कॉमन फिनोमिना होता है सरफेस टेंशन। तो मैं थोड़ा सा आपको सरफेस टेंशन का भी आइडिया इसके साथ साथ ही दूंगी ताकि आपको ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस का नेचर समझ में आ जाए। अब देखिए, ये मैं एक सरफेस बना रही हूँ, ये देखिए, ये मैंने फर्स्ट लेयर बनाई है एड्सॉर्बेंट की। ध्यान रखिए गलती ना हो जाए, एड्सॉर्बेंट को कहीं हम एड्सॉर्बेट ना कहते हैं। एड्सॉर्बेंट कौन है, जो एड्सॉर्ब कर रहा है। एड्सॉर्बेट कौन है, जो एड्सॉर्ब हो रहा है। नोट इट समवेयर। एनीवेज, ये नीचे की लेयर है, ऐसी बहुत सारी लेयर्स हैं, एक नहीं है, बहुत सारी ऐसी लेयर्स हैं। और अब मैं जो मेरे पास अरेंजमेंट है उससे मैं एड्सॉर्बेट बना देती हूँ।
एडसॉर्बेंट बनाने से पहले चलिए अनबैलेंस फोर्सेस बनते हैं, उसको तो हम डिस्कस करें। देखिए एक लेयर और बना देते हैं, चीज अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और यहाँ कुछ फोर्सेस, फिजिक्स आप अच्छे से पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ने की वजह से आपको मेरी बात होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ये देखिए ये बीच का मॉलिक्यूल है, ये बीच का मॉलिक्यूल। अब इसको ये इसके साथ भी इंटरेक्शन है, कुछ फोर्सेस है इसके साथ, इसके इंटरेक्टिव, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल चारों तरफ से बहुत सारे मॉलिक्यूल से घिरा हुआ होता है तो उसके इंटरैक्टिव फोर्सेस उन सभी मॉलिक्यूल के साथ होते हैं, और ऐसे में क्या होगा, फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। जैसे ये वाले फोर्स ने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो जो बीच वाला मॉलिक्यूल है वो सेटल्ड है, खुश है कि भैया मेरे कोई टेंशन नहीं है, मेरे को जितने भी तरीके से मुझे अदर मॉलिक्यूल्स खींचने की कोशिश कर रहे हैं वो सारे अगल बगल के फोर्सेस एक दूसरे से बैलेंस कर। जैसे अगर मैं हूँ, कोई मुझे इधर से भी खींचे और इधर से भी खींचे, तो ऐसे में मैं कहाँ रह जाऊंगी, मैं तो वहीं रह जाऊंगी जहां मैं थी। हाँ, अगर कोई मुझे एक ही डायरेक्शन से खींचे तो मैं उसकी तरफ बढ़ने लगूंगी। अदरवाइज अब ये बीच वाले मॉलिक्यूल की स्थिति देखिए आप, इसको सारे मॉलिक्यूल सपोज अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये कहाँ रहेगा, जहां है वहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि सारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब मैं आती हूँ टॉप लेयर की तरफ। व्हाट इज हैपनिंग विद द टॉप लेयर? ये टॉप लेयर का मॉलिक्यूल अपन ने उठाया है, इसको सपोज ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी 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 कर रहा है, इसकी तो टेंशन हो गई। इसको सिर्फ नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स अट्रैक्शन मिल रहा है, ऊपर तो इसके कोई है ही नहीं, जिसकी वजह से ये जो टॉप लेयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। अब देखिए यहाँ फोर्सेस अनबैलेंस्ड हैं, ये कहाँ कैंसिल हुए सारे फोर्सेस, ऊपर तो लेयर ही नहीं है, गायब है। ये मॉलिक्यूल चारों तरफ से दूसरे मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, और ऊपर वाला मॉलिक्यूल जो है वो सिर्फ नीचे से ही मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, उसके ऊपर कहाँ मॉलिक्यूल्स है, कोई मॉलिक्यूल्स नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो जो ये वाला मॉलिक्यूल है इसको स्ट्रेस है, टेंशन है कि इसको कोई अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो उस वजह से ये एक नेट इम्बैलेंस फोर्सेस को एक्सपीरियंस करता है, और ऐसे में ये जो टॉप लेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। और केमिस्ट्री में या मैं कहूंगी कि साइंस में ही ये माना जाता है कि जितने अगर आप में एनर्जी ज्यादा है तो आप स्टेबल नहीं हो, तो क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा हुई है टॉप लेयर के अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से, तो ये वाले मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है। तो ये भी तो चाहते हैं सेटल होना कि भैया हमारे ऊपर भी कोई टॉप लेयर आ जाए, हम भी सब तरफ से हम भी बैलेंस्ड हो जाए, हम भी सेटल हो जाए। तो इसके लिए इसकी टेंडेंसी ही बन जाती है कि कोई और अगर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो उनको ये खींचने की कोशिश करता है, एंड दिस इज व्हाई एड्सॉर्प्शन सीम्स टू अकर। अपर वाली लेयर क्यों मॉलिक्यूल्स को खींच रही है? अभी ये सॉलिड सरफेस है, ये डस्टर है मेरे हाथ में, ये सॉलिड सरफेस है, इसपे भी चीजें आके जमती है। क्यों? क्योंकि जो कोई टॉप लेयर होती है उसपे अनबैलेंस्ड फोर्सेस का वो एक्सपीरियंस करती है टॉप लेयर। तो टॉप लेयर की टेंडेंसी होती है कि भैया मेरे को भी सेटल होना है, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स तो हर तरफ से बैलेंस्ड फोर्सेस के साथ है तो सेटल है, स्टेबल है, लेकिन टॉप लेयर तो इसमें भुगत ही रही है ना, क्योंकि उसको तो सिर्फ नीचे वाले खींच रहे हैं अपनी तरफ, उसके ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसकी ये टेंडेंसी हो जाती है कि वो ऊपर के मॉलिक्यूल्स को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, और इसीलिए एड्सॉर्प्शन सीम्स टू अकर। तो ये एक रीजन बताया जाता है इम्बैलेंस या अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से एड्सॉर्प्शन हो रहा है। अब आता है हमारा नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, जो थर्मोडायनेमिकली साइंटिफिकली एड्सॉर्प्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं थ्रू दिस टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या चीज देखिए, अगर हम कहते हैं कि हाँ टॉप लेयर जो है फॉरेन मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, उसको अपने से चिपका लेती है, उसके बाद में इसके भी फोर्सेस बैलेंस माने जाते हैं। तो ये लेयर जो ऐसा कर रही है, इस प्रोसीजर के दौरान इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, जो ऊपर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और जो टॉप लेयर है उनके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन से तो सब जानते हैं एनर्जी रिलीज ही होती है हमेशा। जब भी दो चीजें आपस में ए और बी मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है,
रिपल्जन में एनर्जी देनी पड़ती है टू ओवरकम द रिपल्जन। आई विल गिव यू अ वेरी शॉर्ट एग्जांपल, आउट ऑफ द ट्रैक एग्जांपल है, पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कभी मैग्नेट के सेम पोल्स को जोड़ने की कोशिश कीजिए तो आपको डिफिकल्टी एक्सपीरियंस होगी, क्योंकि जब आप मैग्नेट के सेम पोल्स को जोड़ने की कोशिश करेंगे, नॉर्थ को नॉर्थ से, साउथ को साउथ से जबरदस्ती चिपकाने की कोशिश करेंगे, तो उस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए आपको दम लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा कि जुड़ जा, और जैसे आप जोर छोड़ेंगे फिर बिखर जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये चीजें कि हमें रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ी। लेकिन अगर मैग्नेट के ऑपोजिट पोल्स की हम बात करें तो खट से चिपक जाते हैं, पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद तो हमारा हाथ ही अपने आप खिंच जाएगा, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स जो है वो एक दूसरे की तरफ ऐसे चिपक जाएंगे अपने आप ही। और क्योंकि वो प्रोसेस खुद ही हुई है, वो फेवरेबल है, उसमें एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो इस चीज को कहीं नोट कर ले, जिस किसी को नहीं पता हो, वैसे 90% बच्चों को ये पता होता है क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में हम ये अच्छे से पढ़े हुए होते हैं, लेकिन जिस किसी को नहीं पता है वो लिख ले कि अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, रिपल्जन में एनर्जी देनी पड़ती है। तो चलिए आगे चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन में, जहां पे मैंने डेल्टा एच का साइन बताइए क्या होगा। What would be the sign of delta H for such a process which is exothermic, in which the attraction between molecules is taking place? The sign of delta H will be negative, क्योंकि सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया है और अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज हो गई है, तो फाइनल एंथैल्पी कम हो गई है इनिशियल एंथैल्पी से। और क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है वो फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी होती है, तो फाइनल एंथैल्पी कम है ना, कम में से ज्यादा को माइनस करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो ये डेल्टा एच की वैल्यू है नेगेटिव, ठीक है। अब एक गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आती होगी आप सब लोगों को, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है आपने क्लास 11th में अच्छे से, नहीं पढ़ी है मुझे बताया नहीं पढ़ी है, अभी कई बच्चों के मुंह पे आ गई है स्माइल, और स्माइल का रीजन है कि हम 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से हम मैम पढ़ के नहीं आए हैं। तो अब वो थर्मोडायनेमिक्स तो उसका तो मैं इलाज नहीं कर सकती, पूरा थर्मोडायनेमिक्स यहाँ मैं नहीं पढ़ा सकती, बट एक गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये सुनी जरूर होगी, इसकी हर एक टर्म के बारे में मैं आपको अभी बता दूंगी अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स नहीं भी पढ़ी है, लेकिन मैं आई विल मेक श्योर कि ये एक्सप्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन की थर्मोडायनेमिक्स आपको समझ में आ जाए। चलिए हाँ, सबसे पहले डेल्टा जी को लेते हैं। डेल्टा जी होती है गिब्स फ्री एनर्जी। टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं बहुत डिटेल में घुसूंगी तो मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने बैठ जाऊंगी, तो टू बी वेरी प्रिसाइज जो डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी के साइन से प्रोसेसेस की स्पॉन्टेनिटी नापी जाती है। ध्यान से सुनिए, डेल्टा जी एक क्राइटेरिया है, एक जजमेंट का क्राइटेरिया है, एनर्जी फैक्टर जिसको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ये एनर्जी फैक्टर एक जजमेंट का क्राइटेरिया भी है जिसमें हम प्रोसेसेस की स्पॉन्टेनिटी नापते हैं। अब ये स्पॉन्टेनिटी का चीज है, स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब होता है कोई प्रोसेस अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की मदद से होगी या नहीं होगी। कोई प्रोसेस अपने आप हो जाती है या फिर कोई प्रोसेस को करवाना पड़ता है। एग्जाम्पल देती हूँ, अभी क्लासरूम तो नहीं चल रहा है, आप लोग सब मुझे अपने अपने मोबाइल फोन्स या फिर लैपटॉप के थ्रू ही देख पा रहे होंगे, लेकिन अभी अगर क्लासरूम चल रहा होता और बहुत सारे बच्चे बैठे होते और मैं नहीं होती यहाँ पे, तो क्या होता, आप शोर मचा देते खूब सारा, आप हल्ला करते क्लास के अंदर। अब ये जो हल्ला है ये तो आपको किसी को नहीं कहना पड़ता है कि हल्ला कीजिए, चलिए बच्चों हल्ला करो, ऐसे तो किसी को नहीं कहना पड़ता है, आप खुद ही हल्ला करते हैं। लेकिन हाँ, प्लीज मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज मेंटेन साइलेंस, ये तो कहना पड़ता है। तो स्पॉन्टेनियस क्या चीज हुई, आपको डिसिप्लिन में लाना स्पॉन्टेनियस नहीं है, आप डिसिप्लिन में अपने आप डिसिप्लिन छोड़ देते हैं, अपने आप आपका जो आप से बाहर हो जाते हैं, गपशप ठोकने लगते हैं, मजे करने लगते हैं, ये स्पॉन्टेनियस। आपका लाइफ को एंजॉय करना, मस्ती मारना स्पॉन्टेनियस है। आपको मम्मी बोलेगी, मैम बोलेगी, पापा बोलेंगे अरे बेटा पढ़ लो, फ्यूचर बनाना है, करियर बनाना है, नॉन स्पॉन्टेनियस। बार बार लोगों को आपको हिट करना पड़ता है ना, अरे पढ़ ले बेटा पढ़ ले, ये क्या है, आपका पढ़ाई करना नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब सब बच्चों के लिए नहीं है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं हम तो अपने आप ही पढ़ते हैं, मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते हमको। ऑफकोर्स सब बच्चों के लिए तो ऐसा वैलिड नहीं है पॉइंट, बट मैक्सिमम बच्चों के लिए वैलिड है, सब एग्री करेंगे ना मुझसे। मैक्सिमम बच्चों को पढ़ाने के लिए फोर्स करना पड़ता है, तो वो प्रोसेस क्या है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनिटी क्या चीज हुई, किसी चीज को खुद हो जाना, खुद से खुद हो जाना। अब सुबह से उठते हैं बाल बिगड़े हुए होते हैं, सुबह उठे बाल बिगड़े हुए, स्पॉन्टेनियस नहीं, हमें कहीं बाहर जाना है, पार्टी वार्टी में तैयार होके जाना है, बाल बना रहे हैं,
मेकअप कर रहे हैं, मुंह धो रहे, बढ़िया तैयार हो रहे, नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा दिखना नॉन स्पॉन्टेनियस, बुरा दिखना, बुरे तो दिख ही जाते हैं, बुरे तो हर वक्त दिख जाते हैं, अच्छा मेहनत करके दिखना पड़ता है। अच्छा दिखना नॉन स्पॉन्टेनियस, बुरा दिखना स्पॉन्टेनियस, हर वक्त बुरे ही तो दिखते हैं सब, मेहनत करके बाल बना के सब तैयार त्योर होके फिर बढ़िया दिख जाते हैं। ये क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस क्या है? खराब दिखना स्पॉन्टेनियस। एक और एग्जांपल देती हूँ, ईयरफोन्स जो हैं, जब भी हम जेब में फोन डाल के ईयरफोन से कोई म्यूजिक सुनते हैं फिर ईयरफोन्स को डाल देते हैं। अब ईयरफोन्स को देखा आपने कभी, तो बुरी तरह से उलझ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने बदला निकाला हो हमारे साथ। ईयरफोन्स को ऐसे इधर से उधर, मतलब उनको सुलझाने में इतना एफर्ट मारना पड़ता है, उलझते अपने आप है, सुलझाने में बहुत एफर्ट लगता है। तो ईयरफोन्स का उलझना किस कैटेगरी में आया बच्चों? ईयरफोन्स का उलझना स्पॉन्टेनियस की कैटेगरी में आया। और ईयरफोन्स को जो आपको एफर्ट मार के ईयरफोन्स को सुलझाना पड़ रहा है, किस कैटेगरी में आया? किस कैटेगरी में आया? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो कोई चीज जो अपने आप हो जाती है, ईयरफोन्स अपने आप उलझ जाते हैं, स्पॉन्टेनियस। सुलझाने के लिए एफर्ट मारना पड़ता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो दिस वाज अबाउट स्पॉन्टेनिटी। एंड कोई भी प्रोसेस अपने आप से होगी या फिर नहीं होगी, ये डिसाइड करता है डेल्टा जी। अब डेल्टा जी में क्या चीज डिसाइड करेगी? डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस मानी जाती है स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी अगर 0 है तो प्रोसेस मानी जाती है इक्विलिब्रियम में, और डेल्टा जी अगर है पॉजिटिव तो प्रोसेस नहीं हो सकती अपने आप। ये रही डेल्टा जी की कहानी, जो 11th में हम नहीं पढ़ के आए थे, अच्छे से अभी रिवाइज करवा दी मैंने। हाँ जी, नेक्स्ट चीज पे आते हैं, डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या चीज है? डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज है, या फिर हम कहें शॉर्ट में एनर्जी चेंज है। अभी अपन ने क्या पढ़ा था? एड्सॉर्प्शन में व्हाट वाज द साइन ऑफ डेल्टा एच ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन प्रोसेस? अट्रैक्शन हो रहा है ना इन मॉलिक्यूल्स में, जिनको हम क्या कहते हैं? इसको हम एड्सॉर्बेट कहते हैं और इसको हम एड्सॉर्बेंट कहते हैं। तो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट एक अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो एनर्जी रिलीज होने की वजह से डेल्टा एच का साइन क्या होता है एड्सॉर्प्शन प्रोसेस के लिए? नेगेटिव। टेम्परेचर तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, चलिए टी को टी बना देते हैं। अब आती है एंट्रोपी, फिर से घुसते हैं एक बार थर्मोडायनेमिक्स से छोटा सा राउंड काट के आते हैं, जल्दी आएंगे वापस। एंट्रोपी, एंट्रोपी होती है रैंडमनेस, बिगड़ाव, सिस्टम का बिगड़ जाना। रैंडमनेस समझते हैं ना? जो भी मैंने एक एग्जांपल दिया था, क्लास के अंदर हल्ला कर रहे हैं, ये क्या है? ये एंट्रोपी बढ़ा रखी है आपने क्लास की। मतलब इसको थर्मोडायनेमिक्स से लैंग्वेज में मैं आपको डालूं तो क्या कहूंगी? क्यों बच्चों इतनी एंट्रोपी क्यों बढ़ा रखी है क्लास की? मतलब इतना शोर क्यों मचा रहे हो? रैंडम क्यों हुए पड़े हो? इतने डिसऑर्डर्ड क्लास क्यों चल रही है? डिसिप्लिन क्यों नहीं चल रही? डिसिप्लिन का उल्टा डिसऑर्डर्ड, रैंडम। ये क्या चीज होती है? ये होती है एंट्रोपी। सुबह उठते हैं, बाल बाल बिगड़े, डिसऑर्डर दिख रहे हैं ना? ऑर्डर तो नहीं दिख रहे। कहीं जाना है, स्कूल जाते हैं, गंगी मुंगी करके रेडी होके जाते हैं, ऑर्डर्ड होके जाते हैं। तो हम जब सुबह उठते हैं तो हमारी एंट्रोपी होती है ज्यादा, और जब हम तैयार होकर एफर्ट मारते हैं तो हमारी एंट्रोपी हो जाती है कम। अब अगर मैं ये अपना जो स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करूं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो सबसे ज्यादा मस्त कौन है जो डिसऑर्डर बढ़ा रहा है? गैस। गैस मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। तो ये क्या चीज है? गैसेस में सबसे ज्यादा जो आजादी होती है ना घूमने की, इसको हम बोलते हैं, इसमें एंट्रोपी हाई है। इस घूमने की आजादी को हमने क्या बोला? इसकी हाई एंट्रोपी है, ये रैंडम है, ये डिसऑर्डर्ड है। लिक्विड के लिए हम ऐसा नहीं कहते। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे स्लाइड कर सकते हैं, जगह एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन रैंडमली ऐसे नहीं घूम सकते। तो कंपैरेटिवली लिक्विड्स का एंट्रोपी फैक्टर क्या है? कम है। और सॉलिड्स तो बेचारे फंसे हुए हैं, जैसे अभी आप लोग लॉकडाउन के टाइम फंसे हुए हैं, वैसे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स भी अपनी जगह पे, जोक्स अपार्ट, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स भी अपनी जगह पे फंसे हैं, स्टिक्ड है। तो एंट्रोपी कम। यहाँ से एक और बात समझ में आई, लॉकडाउन के टाइम पूरी दुनिया की एंट्रोपी क्या हो गई है? कम या ज्यादा? कम हो गई है। इतनी गाड़ियां घूमती थी, नहीं घूम रही हैं। इतनी चीजें होती थी, नहीं हो रही हैं। मॉल्स में भीड़ होती थी, नहीं हो रही है। तो पूरी जो दुनिया है, जो इस अभी संकट से गुजर रही है, इस दौरान इस दुनिया का एंट्रोपी चेंज का साइन बताइए जरा। वीडियो को कर दीजिए पॉज और प्रेडिक्ट करिए व्हाट इज द साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग लॉकडाउन। चलिए अब मैं बताती हूँ। लॉकडाउन के टाइम एंट्रोपी कम हो गई है, तो फाइनल एंट्रोपी कम है, साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज क्या है? नेगेटिव है। लेकिन
इस तरह का नेगेटिव एंट्रोपी चेंज हमको नहीं चाहिए। ऐसा मतलब लॉकडाउन हमको कोरोना वायरस वाला तो नहीं चाहिए। एनीवेज एंट्रोपी समझ में आ गई आप लोगों को? एंट्रोपी होती है रैंडमनेस। मुझे बताइए जरा, जब ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एड्सॉर्बेंट के ऊपर चिपक जाएंगे आके तो इनकी रैंडमनेस, इनका वो फ्री घूमने का जो तरीका है उसके साथ क्या होने वाला है? कम होने वाला है ना, चिपक जाएंगे। ये मॉलिक्यूल्स ने अपने अनबैलेंस फोर्सेस के चलते, अपनी खुंदस के चलते इन मॉलिक्यूल्स को खुद से चिपका लिया, इनकी आजादी भंग कर दी। एंट्रोपी क्या हुई? कम। एंट्रोपी कम हुई है। तो व्हाट इज द साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज? एंट्रोपी चेंज का साइन हो जाएगा कम माइनस ज्यादा यानी नेगेटिव। ये हो गया नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, यानी कि डेल्टा एच का फैक्टर में नेगेटिव और टी डेल्टा एस मिला करके इस साइन और इसके नेगेटिव के साथ हो गया है पॉजिटिव। तो प्लस और माइनस का रिजल्ट, मैथ्स के स्टूडेंट तो आप सभी हैं, प्लस और माइनस का रिजल्ट डेल्टा जी कब आता है? नेगेटिव। हमें नेगेटिव चाहिए। अगर नेगेटिव नहीं होगा तो वो प्रोसेस नहीं होगी। तो वो नेगेटिव कब आता है? जब इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो जाए तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी? ओवरऑल स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि जब डेल्टा एच वाला फैक्टर टी डेल्टा एस को गवर्न करेगा तो ये एड्सॉर्प्शन माना जाएगा स्पॉन्टेनियस, खुद होने वाली चीज। तो एड्सॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस कब होता है? क्योंकि उसकी जो एक्सोथर्मिसिटी होती है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जो ये चिपकने का ये जो स्टाइल होता है एड्सॉर्प्शन में, ये बहुत फेवर करता है इस प्रोसेस को। किस तरह से ये सरफेस एड्सॉर्बेंट का सरफेस किस तरह से एड्सॉर्बेट को अपने सरफेस पे स्टिक कर लेता है, रिटेन करता है। इसकी जो एक्सोथर्मिसिटी होती है, ये एक्सोथर्मिसिटी ही रिस्पॉन्सिबल है कि ये प्रोसेस खुद हो जाती है। तो दिस वाज अबाउट थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। लेकिन मैं एक चीज आपको और बताऊंगी कि यहाँ एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। ये देखिए, ये मैंने एड्सॉर्बेंट बनाया है, मतलब वो सब्सटेंस या वो सरफेस जो एड्सॉर्ब कर रहा है, और ये मैंने बनाया है एड्सॉर्बेट जो एड्सॉर्ब हो रहा है। तो पहली लेयर तो अच्छे से उसने रिटेन कर ली है। अब आपको क्या लगता है, जब अगली लेयर भी तो आती है, तो क्या अगली लेयर को भी उतना बढ़िया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलता है जितना फर्स्ट लेयर को ऑफर हुआ है, या जितना फर्स्ट लेयर जिस तरीके से खींची गई है सरफेस की तरफ अपने अनबैलेंस फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए, जिस तरह से स्मॉल सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट ने एड्सॉर्बेट को जिस शिद्दत से अपने और खींचा है, क्या वो सेकेंड लेयर को भी वो फोर्स ऑफर करेगा? नहीं करेगा। तो सेटल हो गया ना, ये तो अब हो गए ना इसके फोर्सेस बैलेंस्ड। टॉप लेयर के फोर्सेस बैलेंस हो गए, थोड़े बहुत जो अनबैलेंस बचे उसकी वजह से सेकंड लेयर आ रही, बट सेकंड लेयर के आने की टेंडेंसी उतनी स्पीडली नहीं आएगी या उतना इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा जो फर्स्ट लेयर ऑफ एड्सॉर्बेट का एड्सॉर्बेंट की टॉप लेयर के साथ था। इसका मतलब धीरे 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 डेल्टा एच कम होने लगेगा, क्योंकि डेल्टा एच तो वही एनर्जी है ना जो इनके अट्रैक्शन की वजह से रिलीज हुई है। इनकी अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी रिलीज हुई है वो डेल्टा एच है। तो फर्स्ट लेयर को तो अट्रैक्शन ही बड़ा जबरदस्त ऑफर हुआ था, सेकेंड लेयर को क्या उस लेवल का अट्रैक्शन ऑफर हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो उसका डेल्टा एच भी क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब लेयर दर लेयर, मल्टी लेयर होता है एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस, तो लेयर दर लेयर डेल्टा एच घटता चला जाएगा। तो ये जो नेगेटिव डेल्टा एच है, अगर इसका मैग्नीट्यूड कम होने लगेगा तो एक समय आएगा ना जब डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा, और जिस समय डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा तो दोनों चीजें बराबर हैं, तो x माइनस वाई व्हेन y इज इक्वल्स टू x, द वैल्यू ऑफ डेल्टा g विल बी 0। दिस इज नोन एज स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम की स्टेज होती है। इक्विलिब्रियम पे जिस स्पीड से एड्सॉर्प्शन हो रहा होता है उसी स्पीड से डिसॉर्प्शन भी हो रहा होता है। अब ये नई बात कहां से आ गई? डिसॉर्प्शन तो हमने पढ़ा नहीं अब तक। बड़ा सिंपल है, डिसॉर्प्शन का एडिसॉर्प्शन का उल्टा है। आप लोग ऑपोजिट्स पढ़ते हो ना इंग्लिश लैंग्वेज में, विलोम शब्द, ओके मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। तो मॉलिक्यूल्स चिपकते हैं सरफेस पे, अट्रैक्शन करते हैं एड्सॉर्प्शन, हट जाते हैं डिसॉर्प्शन। तो जब एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन सेम स्पीड से होता है
तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि अभी इक्विलिब्रियम में आ गया। तो डिसऑर्प्शन समझ में आ गया आप लोग को? इजी है, एकदम इजी। डिसऑर्प्शन हट जाना, एडसॉर्प्शन मतलब एडसॉर्ब हो जाए। तो उस समय ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ गई है जब डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर हो गया। तो दिस वाज अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडसॉर्प्शन। अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन पे। अब टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन, चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन को मैं रब कर देती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन। लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैं आपको ये बता दूं कि टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनता है। मतलब मैं आपको हर मोमेंट में ये बताऊंगी कि चैप्टर जैसा भी है, स्कोरिंग है, बोरिंग है, लेकिन इसमें से कौन सी चीज है जो पूछी जाती है ज्यादातर, जो हम लोग देखते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस कौन से टॉपिक में से ज्यादा आते हैं, तो वो उसमें से ये टॉपिक में टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन दो तरीके का होता है, फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। नाम से आपको पता लग रहा होगा कि फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। फिजिसॉर्प्शन एक टर्म आ रहा है फिजी, और केमिसॉर्प्शन में आ रहा है केमी। फिजिसॉर्प्शन का मतलब है फिजिकल एडसॉर्प्शन, और केमिसॉर्प्शन का मतलब है केमिकल एडसॉर्प्शन। इसका मतलब जो फिजिसॉर्प्शन होता है उसमें एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट के बीच के जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से? वॉन ड वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फिजिसॉर्प्शन में, जिसको हम फिजिकल एडसॉर्प्शन के नाम से भी जानते हैं, जो एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट के बीच के जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो होते हैं फिजिकल नेचर के, यानी कि वॉन ड वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वॉन ड वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाए जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 में। आ गया वापस क्लास 11, जिसको अपन पता नहीं कितने अच्छे से पढ़ के आए हैं। लेकिन वॉन ड वॉल फोर्सेस के बारे में एक शॉर्ट एंड स्वीट स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं। बड़े ही दिलफेक टाइप के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। आई मीन बड़े ही, जिसे कहते हैं कोई भेदभाव नहीं, किसी के बीच में भी हो सकते हैं, किसी के बीच में भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिसिटी नाम की चीज नहीं होती है फिजिकल वॉन ड वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये रहा फिजिकल एडसॉर्प्शन, जिसमें एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो फिजिकल या वॉन ड वॉल होते हैं। वॉन ड वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो हम बोलते हैं उसको फिजिसॉर्प्शन। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती है फिजिसॉर्प्शन की, क्योंकि लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी वॉन ड वॉल फोर्सेस ऑफ का मेन कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए फिजिसॉर्प्शन में भी कुछ स्पेसिफाइड नहीं होता कौन सा एडसॉर्बेंट किसको एडसॉर्ब करेगा, किसी को भी करेगा। ये क्या है? फिजिसॉर्प्शन है। देन उसके बाद में है रिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि वीक फोर्सेस होते हैं। वॉन ड वॉल 20 to 40 किलो जूल का इनका शायद पर मोल का रहता है, तो वीक फोर्सेस होते हैं बेसिकली। तो ड्यू टू दिस, ये जो वीक फोर्सेस होते हैं नेचर के, इसकी वजह से इनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो इतना ही होता है कि एडसॉर्प्शन हो गया, डिसऑर्प्शन भी हो गया, तो रिवर्सिबल नेचर होता है। मॉलिक्यूल्स आए, सरफेस पे रिटेन हुए, निकल भी लिए। तो ये जो है फिजिसॉर्प्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स में तो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें से कैरेक्टरिस्टिक आएगी सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस फिनोमेना एडसॉर्प्शन, सरफेस पे रिटेन करने वाला, तो सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा, ये एक स्फेयर है, इसको मैं दो टुकड़ों में तोड़ दूं, किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? स्फेयर का कम है, और दो टुकड़े टूटने के बाद ज्यादा है, और चार टुकड़ों के बाद सरफेस एरिया और ज्यादा हो गया। देखिए, तो जितना महीन आप सरफेस लेंगे एडसॉर्बेंट का, जितना पाउडर्ड फॉर्म में आप एडसॉर्बेंट आप लेंगे, उतना ही एडसॉर्प्शन जो है प्रमोट होता है, उसका रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया तो केमिसॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन दोनों को ही सपोर्ट करता है। देन उसके बाद आता है एंथैल्पी। एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इनकी 20 to 40 किलो जूल पर मोल होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो दिस वाज अबाउट फिजिसॉर्प्शन। अगला इनको हम आगे भी डिटेल में लेंगे, हम ग्राफ्स वगैरह भी पढ़ेंगे इनकी, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ये चैप्टर आता है, सरफेस केमिस्ट्री। अगला मैं ले रही हूँ केमिसॉर्प्शन। जो केमिसॉर्प्शन में लैंगुलर एडसॉर्प्शन भी हम इसको बोलते हैं,
और इस तरह के एब्जॉर्प्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसके जो मेन पॉइंट है वो यही है कि एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो केमिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। तो एक तो केमिकल बॉन्ड्स बड़े स्पेसिफिक होते हैं, ऐसे नहीं आपने किसी का भी किसी के साथ भी बना दिया, किसी एटम को किसी से जोड़ दिया, किसी मॉलिक्यूल, हर ऐसे नहीं होता है। कार्बन जुड़ेगा तो 4 हाइड्रोजन से जुड़ता है, मीथेन बनता है। कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ता है, 4 हाइड्रोजन से जुड़ता है। स्पेसिफिसिटी देख रहे हैं आप, तो स्पेसिफिसिटी इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन का। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्पेसिफिक, सो एक पर्टिकुलर एब्जॉर्बेंट किसी पर्टिकुलर एब्जॉर्बेंट को ही एब्जॉर्ब कर सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल एब्जॉर्प्शन का। इरिवर्सिबल ये रहते हैं। इरिवर्सिबल होने का क्या मतलब है कि वंस द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर मेड, वापस से फिर टूटेंगे नहीं। अनलेस अनटिल आप बहुत ज्यादा एनर्जी डालोगे तब तो केमिकल बॉन्ड टूटता ही है, लेकिन अदरवाइज वो नहीं टूटते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक जल्दी से नहीं होते हैं। सरफेस एरिया के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि सरफेस एरिया तो दोनों को प्रमोट करता है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो फिजिक्स ऑप्शन भी प्रोसीड होगा अच्छे से, केमिकल ऑप्शन भी प्रोसीड होगा, क्योंकि ये एक सरफेस फिनोमेना। चैप्टर का नाम क्या है? सरफेस केमिस्ट्री। एक और खास चीज है अबाउट केमिकल एब्जॉर्प्शन, वो है एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी केमिकल प्रोसेस को होने के लिए एक मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, वो इसमें भी क्रॉस करना पड़ेगा। इसलिए इनिशियली जो टेम्परेचर होता है वो हमको थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है इस प्रोसेस को करवाने के लिए, क्योंकि वो उसको एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने में मदद करता है। टू एस्टैब्लिश अ बॉन्ड बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट, and since the nature of the bond is chemical, we need to cross that activation energy barrier. For that the temperature in the beginning should be a little bit higher side, but एक टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा एड्सॉर्प्शन पे? गैसेस वैसे एड्सॉर्ब हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दोगे, सूनर और लेटर छोड़ के भागेंगे। फिर वो जो टॉप लेयर रिटेन हुई है एड्सॉर्प्शन के दौरान, वो सूनर और लेटर क्या होगा, अगर आप गर्म करोगे एटम्स को, वो उसको छोड़ करके निकल जाएगी। तो टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ तो क्या होता है, आप हीट करेंगे ना तो आपका जो एड्सॉर्बेंट है, एड्सॉर्बेट है, वो छोटे छोटे सरफेस भाग लगेगा, यानी कि रेट गिरेगी फिजिक्स ऑप्शन की। केमी की शुरू में बढ़ेगी, फिर घटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शुरू में जो आपने टेम्परेचर दिया, शुरू में जो आपने गर्म किया एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट को, तो वो मदद हुई कि उनके बीच में जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है टू एस्टैब्लिश ए केमिकल बॉन्ड को क्रॉस हो सके। लेकिन हो गया ना क्रॉस, हो गया, अब अभी भी गर्म किए जा रहे हैं, अब भागेगा मॉलिक्यूल। अब तो हायर टेम्परेचर फेवर नहीं करेगा एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। देन उसके बाद में हम आगे आते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। फैक्टर्स विच affect absorption. Factors which affect absorption. तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैस। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैस। अब टीसी के बारे में सुना है आप लोगों ने, क्रिटिकल टेम्परेचर। बुझे वापस थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11। व्हाट इज टीसी? क्रिटिकल टेम्परेचर क्या चीज होती है? क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर आप पर्टिकुलर गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या होता है, लिक्विफिकेशन के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जब हम गैसेस को लिक्विफाई कर करके हम क्या करते हैं, हम गैस मॉलिक्यूल्स को प्रेशर देते हैं ताकि वो मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू ईच अदर, देन दे टर्न अप इनटू लिक्विड। गैस मॉलिक्यूल्स टर्न अप इनटू लिक्विड। सपोज कीजिए ये एक्सपेरिमेंट मैंने किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे करवाया है। अब मैं टेम्परेचर को एक्सीड करूंगी, थोड़ा सा हायर साइड लेके जाऊंगी एंड आई विल रिपीट द एक्सपेरिमेंट। तो नेचुरली आई एम नॉट फेवरिंग द प्रोसेस, क्योंकि मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ। तो हाउ कैन आई मेक अ गैस टर्न्स अप इनटू अ लिक्विड आफ्टर द इंक्रीज ऑफ अ टेम्परेचर? इट विल बी डिफिकल्ट, इट विल हैपन बट इट विल बी डिफिकल्ट। टेम्परेचर बढ़ा दिया, मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स जो उस एनर्जी के चलते उछलने लगे, आप उन पे प्रेशर लेके फिर उनको लिक्विड करने में लग रहे हैं, तो ये आपके लिए डिफिकल्ट होगा। अब आपने इसी एक्सपेरिमेंट को और हायर टेम्परेचर किया, टेम्परेचर द टेम्परेचर आपके लिए वो लिक्विफिकेशन की प्रोसेस मुश्किल होती चली जाएगी, क्योंकि आप दो काम एक साथ कर रहे हो। आप प्रेशर देके मॉलिक्यूल्स को सेटल करना चाहते हो, गैस को लिक्विड में बदलना चाहते हो, लेकिन आप टेम्परेचर देके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देते हो, ये जाओ लिक्विफाई मत हो। तो आप दो ऑपोजिट फैक्टर लगा रहे हो। तो कब तक वो प्रेशर
इस टेम्परेचर वाले फैक्टर को ओवरकम करके गैस को लिक्विड में बदलता रहेगा। कब तक? वो हर बार आपको प्रेशर्स बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे। जैसे सब एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, आपको और प्रेशर और प्रेशर और प्रेशर लगा लगा के उसको लिक्विफाई करना पड़ेगा। एक तो कोई ऐसा टेम्परेचर आएगा भैया इसके ऊपर नहीं हो रही लिक्विफाई, कितना ही प्रेशर लगा लिया हमने, लेकिन अब गैस लिक्विफाई नहीं हो रही, वो टेम्परेचर कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। हाउ विल यू डिफाइन क्रिटिकल टेम्परेचर? क्रिटिकल टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied whatsoever pressure is applied to it. गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। तो जिन गैसेस आप क्रिटिकल टेम्परेचर में कंपेयर करने का भी एक सवाल हम कर लेते हैं। जैसे सपोज मैं क्रिटिकल टेम्परेचर आपको कोई ऐसे ही कुछ जनरल वैल्यूज दे देती हूँ, हाइपोथेटिकल सी वैल्यूज दे देती हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका, चलिए ऐसा कंपैरिजन करते हैं कि गैस ए है और गैस बी। अगर ए का क्रिटिकल टेम्परेचर बी से ज्यादा तो कौन इजीली लिक्विफेबल है? सपोज करिए ए का क्रिटिकल टेम्परेचर 50 डिग्री और बी का क्रिटिकल टेम्परेचर है -5 डिग्री। कौन इजीली लिक्विफेबल गैस दिख रही है आपको? कौन सी गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी? 50 से ऊपर ए लिक्विफाई नहीं होगी और -5 से ऊपर बी लिक्विफाई नहीं होगी। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि जो बी है, बी के लिए तो हमको कोई टेम्परेचर रेंज ही नहीं मिली, -5 के ऊपर ही है तो गैस होगी बिल्कुल ही। यानी कि इस टेम्परेचर पे जो कैबिन है मैं इसको लिक्विफाई नहीं कर सकती, क्योंकि -5 से ज्यादा टेम्परेचर तो हमारे हमेशा ही रहता है, तो मैं इसको लिक्विफाई नहीं कर सकती। -1 से नीचे एक एक्सट्रीम कंडीशन से मुझको इसको लेके जाना पड़ेगा जब उसमें लिक्विफाई करना है तो। लेकिन ए के केस में तो 50 डिग्री सेल्सियस है, आपको एक्सट्रीम अच्छी रेंज मिल रही है लिक्विफाई करने की। आप 0 पे करिए, 10 पे कीजिए, 20 पे कीजिए, 50 तक भी लिक्विफाई हो रही है। इसका मतलब ए इज मोर लिक्विफेबल गैस। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है उसकी लिक्विफिकेशन की टेंडेंसी भी ज्यादा होती है। इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर जिस गैस का ज्यादा होता है वो इजीली लिक्विफेबल गैसेस की कैटेगरी में आती है। तो इसका अच्छा, गैस जो कि इजीली लिक्विफेबल है वो एब्जॉर्ब भी तो इजीली होगी, क्योंकि प्रोसेस समवॉट रिलेटेड है ना, एब्जॉर्प्शन एंड लिक्विफिकेशन समवॉट रिलेटेड टॉपिक्स हैं। एब्जॉर्प्शन, लिक्विफिकेशन हम क्या करते हैं? गैस मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के नजदीक लाके उसको लिक्विड करने की कोशिश करते हैं, और एब्जॉर्प्शन हम क्या करते हैं? गैस मॉलिक्यूल्स को सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट पे लाकर उसको चिपकाने की कोशिश करते हैं। तो उनका मूवमेंट तो ब्लॉक कर रहे हो ना, एनी हाउ। तो इसका मतलब थोड़े बहुत रिलेटेड है। इसका मतलब जिस गैस का टीसी ज्यादा है, जिस गैस जो गैस इजीली एब्जॉर्ब, जो गैस इजीली लिक्विफाई हो जाती है, वो गैस इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाती है। तो नेचर ऑफ द गैस में हम क्या पढ़ना है कि गैसेस विद हायर वैल्यूज ऑफ टीसी गेट इजीली एब्जॉर्ब्ड। ओके, नाउ नेचर ऑफ एब्जॉर्ब, ये क्या चीज है? एब्जॉर्बेट है। तो नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट पढ़ लिया। अब नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट यानी सरफेस जिस पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब ये ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एब्जॉर्ब करती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सिलिका जेल एब्जॉर्ब करता है, चारकोल एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्प्शन तो एक फिनोमिना है। हम कैसे हो सकते हैं कि सबका सेम डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा? सबका सेम डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन की टेंडेंसी जिन जिन चीजों में पाई जाती है, डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन, टेंडेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन सबका अलग अलग हो सकता है ना। हम लोग भी तो सब का दिमाग का लेवल अलग होता है, समझने का लेवल होता है अलग होता है, समझाने का लेवल अलग होता है। हम कैसे मान सकते हैं कि सारे सर्फेसेस जो कि एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखते हैं वो सब इक्वल पावर से, इक्वल अट्रैक्शन से एब्जॉर्ब करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो सबका अलग अलग होता है। तो जिनका एब्जॉर्प्शन का नेचर ज्यादा होता है उनको हम गुड एब्जॉर्बेंट्स की कैटेगरी में डालते हैं। फिर आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो इफेक्ट करता ही है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि जिस सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो क्योंकि ये सरफेस फिनोमिना ही तो है, सरफेस फिनोमिना है ये, तो क्योंकि ये सरफेस फिनोमिना है तो इसमें एब्जॉर्प्शन, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, पाउडर फॉर्म में एब्जॉर्बेंट ले लो, बहुत बढ़िया एब्जॉर्प्शन होगा। आप सॉलिड फॉर्म में, एक टुकड़े के फॉर्म में एब्जॉर्बेंट लो तो एब्जॉर्प्शन नेचुरली कम होगा, क्योंकि सरफेस जितना सरफेस है उतना ही पे तो अनबैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। भाई सरफेस पे सपोज 40 ही मॉलिक्यूल दिख रहे हैं हमको, सपोज, या 50 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं हमको। 50 मॉलिक्यूल का सरफेस है तो 50 ही मॉलिक्यूल तो अट्रैक्शन का काम उनका जिम्मा निभा रहे हैं। अब मैंने उसको तोड़ तुड़ा दिया, बिल्कुल अच्छे से ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद क्या हुआ कि सरफेस बहुत एक्सपोज हो गया, क्योंकि हम उसको ब्रेक कर दिया। अभी मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाया था। तो अब जो सरफेस पे लेयर्स आ गई है वो कोई 50 की 500 की आ गई हैं, तो अब नेचुरली एब्जॉर्प्शन पड़ेगा भी। तो सरफेस एरिया प्लेज अ बिग रोल। तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़िए। हमारी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेशर का इफेक्ट ऑन दिस एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और चलिए अभी के लिए चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में वापस मिलेंगे। बाय।